हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका लेक्चर नंबर 2 रिवोल्ट ऑफ 1857 का। हमने लास्ट वीडियो में रिवोल्ट को समझा दैट रिवोल्ट एक्चुअली में था क्या, कि वो एक बेसिकली एक सिपाही म्यूटनी थी, लेकिन हमने देखा कि उसमें लगातार जो लोग थे उनकी इन्वॉल्वमेंट होती गई। जैसे हमने सोशल कॉज को डिस्कस किया, रिलीजियस कॉज को डिस्कस किया, हमने पॉलिटिकल कॉज को डिस्कस किया। तो हमने ओवरऑल देखा कि हर वो सेक्शन जो उस टाइम पर हमारी सोसाइटी का पार्ट थी, चाहे वो गवर्निंग सेक्शन है, चाहे वो जो लोग गवर्न हो रहे हैं, वो जो गवर्न कर रहे हैं वो, और हमने देखा कि किस तरीके से हर एक सेक्शन इनके खिलाफ होती जा रही है। नाउ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कॉज को। देखिए गाइस, उस टाइम पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो हमारे बहुत सारे जो इंडियंस थे दे आर इन्वॉल्व इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक दे और आप कह सकते हो स्मॉल उनकी कॉटेज इंडस्ट्री काइंड ऑफ होती थी। वो लोग चीज़ें यहाँ पर बनाते थे और चीज़ें बनाकर जो हैं वो यहाँ से यूरोप जो है भेजते थे या बेचते थे उनको। उससे एक जो है वो इकोनॉमी उनकी भी डेवलप होती थी और कहीं ना कहीं बिजनेस भी उन लोगों का एस्टेब्लिश था। लेकिन हमने क्या देखा कि यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मेरा मतलब है कि वहाँ पर इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की। जब स्टीम इंजन वहां के लोगों ने बनाया, जब वहां स्टीम इंजन बना, स्टीम इंजन के बनते ही वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज की एस्टेब्लिशमेंट हुई। जबकि पहले अगर हम देखें, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले अगर हम देखें तो इंडिया से बना हुआ प्रोडक्ट जो है वो यूरोप की मार्केट में जाकर बिकता था, जिसकी वैल्यू अगर हम देखें तो वो हैंडमेड था। और ऑफ कोर्स जो चीज हाथ से बनी होती है उसकी वैल्यू ऑफ कोर्स ज्यादा ही होती है। अब ब्रिटेन जो है वो अपने देश में इंडस्ट्रीज की मदद से प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर गया। तो अब उसने हिंदुस्तान को यानी इंडिया को सिर्फ एक रॉ मटेरियल के नजर से देखना स्टार्ट कर दिया। अब वो इंडिया से प्रोडक्ट नहीं उठा रहा है, बल्कि इंडिया से कच्चा माल, जिसको आप रॉ मटेरियल कहते हो, उसको लेकर जाएगा यूरोप की मार्केट में और वहां पर उसको इंडस्ट्री में चेंज कर कर फिर उसको इंडिया की मार्केट में डालेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे वो लोग जो उस टाइम पर प्रोडक्शन का काम किया करते थे, अब उनके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन लोगों को अब अपने हाथ से बनाए हुए प्रोडक्ट की कंपटीशन इंडस्ट्रीज की कंपटीशन की प्रोडक्शन से करनी पड़ती थी। और आपको पता ही है, जब कोई चीज़ हाथ से बनती है तो उसको बनने में ऑफ कोर्स टाइम तो लगता ही है, और इंडस्ट्रीज में आप मशीनों की मदद से प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे मान लेते हैं कि उस टाइम हमारे इंडिया में कोई अगर शॉल बनाने वाला होगा या बर्तन बनाने वाला होगा, है, तो अब वहां पर क्या होगा, ये हाथ से बर्तन बनाएगा और वहां यूरोप में इंडस्ट्री में, मतलब फैक्ट्री में वो चीज़ बन के आएगी। तो सस्ती कौन सी होगी, आपको पता ही है, जो चीज़ मशीन में बनती है वो सस्ती ही होती है। और सस्ती चीज़ों का, यूरोप से सस्ती चीज़ों का जमावड़ा जो है वो इंडिया की तरफ आएगा, जो इंडियन मार्केट को पूरा कंट्रोल करेगा, और हमारे जो लोग होंगे जिनके पास जो टैलेंट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब इतना कुछ हो गया तो हमारी इकोनॉमी भी अब उनके कंट्रोल में आ गई। तो चलिए अब इसको देखते हैं, एक नज़र मारते हैं इसके ऊपर इसने क्या इकोनॉमिक कॉजेज है। तो देखिए, इन रूरल एरियाज़ की हम बात करें तो जो पीजेंट्स थे और जो ज़मींदार थे वो इन्फ्लुएटेड थे बाय द हैवी टैक्सेशन ऑन लैंड। एक तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या किया हुआ था, हैवी टैक्सेशन का प्रोसेस जो है वो एस्टेब्लिश करा हुआ था, जिसमें वो हर एक इंसान से, जिसको भी वो लैंड देंगे, उस लैंड को वो क्या कहते थे, उस लैंड को वो कहते थे कि इस लैंड पर तुम प्रोडक्शन करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें आपसे टैक्स इतना देना पड़ेगा। तो इनके जो टैक्सेस होते थे वो काफ़ी हैवी टैक्सेस थे ऑन लैंड एंड स्ट्रिंजेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फॉलोड बाय द कंपनी। इससे क्या हो रहा था, हम लोग जो हैं वो अब जो उगा भी रहे थे, जो हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जो हम क्रॉपिंग कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उस पर रेवेन्यू काफ़ी हाई होने की वजह से हमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। मैनी अमंग दीज ग्रुप्स, जितने भी ये पीजेंट्स लोग थे, ठीक है, जितने भी ये पीजेंट्स लोग थे, दे वर अनेबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू डिमांड्स। ये लोग डिमांड, जो जिस तरीके की रेवेन्यू की डिमांड बढ़ती जा रही है उसको पूरा नहीं कर पा रहे, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, उसके साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं, एंड रिपे देयर लोन्स टू मनी लैंडर्स, इवेंचुअली लूजिंग द राइट्स दैट दे हैड हेल्ड फॉर जनरेशन।
और लोग जब लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो लोन ब्रिटिशर अब उनसे कैसे चुकता करेंगे, उनको कहेंगे कि आपकी लैंड अब हमारी हुई, आप हमारा टैक्स नहीं दे पाए, आपने हमारा पैसा नहीं दिया, तो आज के बाद ये लैंड जो आपके पास थी, जो आपके पास जनरेशन से ये लोग संभाल रहे हैं अपनी लैंड को, नाउ दिस लैंड बिकम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स ने एक इस तरीके से भी इंडियन लैंड को अपने कब्जे में लिया। लार्ज नंबर ऑफ स्पाई जो थे हमारे इंडिया के बिलोंग टू द पीजेंट्री क्लास एंड हैड फैमिली टाइज विद विलेज एंड द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीजेंट्स आल्सो अफेक्टेड देम। और हमारे जो पीजेंट्स हैं वो लोग भी क्या है दोस्तों, वो लोग इनकी आर्मी में काम करते थे। मोस्टली हमारे पीजेंट्स लोग ही अब इनकी आर्मी में काम करते थे और उनके साथ भी कोई उतना अच्छा व्यवहार नहीं होता था, उनके साथ रेस के बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ रहा था। ऐसा और क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मैंने आपको अभी समझाया कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ वो इन्फ्लक्स था ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स इनटू इंडिया। अब इसमें क्या होने लगा, ब्रिटिशर्स की फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से बना हुआ मटेरियल जो है वो इंडियन मार्केट में आने लगा, जिसने हम इंडियंस की इंडस्ट्रीज, हम इंडियन की पर्टिकुलरली द टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर काफी ज्यादा इफेक्ट डाला। जैसे पहले इंडिया में कॉटन जो उगाया जाता था उसकी जो भी प्रोडक्शन आप कह सकते हो इंडिया में होती थी, उसके कपड़े इंडिया से बनते थे, फिर वो जाकर यूरोप में बिकते थे और यूरोप में उनको काफी ज्यादा हम इंडियंस को पैसा मिलता था उसका। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्री सेटअप हो गई इंग्लैंड में, उससे हुआ क्या दोस्तों, अब कॉटन को यहां से लिया जाने लगा वहां पर उनको बनाकर चीजें यहां पर लाने लगी। तो वो जो बनाने का काम इंडिया में पहले होता था अब वो कट हो गया। अब इंडिया में सिर्फ बोलते थे उगाओ कॉटन, बस तुम्हारा इतना ही काम है, अब तुम यहां से आगे का काम हम पे छोड़ दो। और यहां से वो इंडियन जो है इंडियन मार्केट से रॉ मटेरियल उठा रहे हैं, यूरोप ले रहे हैं, वहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके उसको देन इंडिया वापस भेज रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स को भी हमारे काफी ज्यादा इफेक्ट जो है वो देखने को मिला। इंडस्ट्रीज हैव टू कम्पीट विद द चीप मशीन मेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्रिटेन। अब हैंडीक्राफ्ट्स की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पोर्टर्स उस टाइम पर जो होते थे वो पहले बहुत अच्छी फाइन क्वालिटी की यहाँ पर पोर्टर वगैरह बनाते थे, लेकिन अब सब चीजें जो हैं वो ब्रिटेन से बनकर आ रही हैं और हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू, अब देखा ना, अब जो हाथ से बनाएगा ऑफकोर्स उसकी कीमत ज्यादा होगी और मशीन से बनेगा उसकी कीमत कम होगी। और हर एक इंसान महंगी चीज के बजाय सस्ती चीज को ही अफोर्ड कर पा रहा था, क्योंकि एक तो इनके इंडियंस के पास पैसा भी नहीं है, सोच रहे हो, समझिए इस बात को, रेवेन्यू भी इतना हाई है कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। और फिर वो उस टाइम पर वो मतलब इंडियन प्रोडक्ट को कैसे खरीदते, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट की जो कीमत थी वो थोड़ी हाई थी और अगर हम बात करें ब्रिटिश प्रोडक्ट की तो उनकी कीमत थोड़ी कम थी। इसलिए इंडियन भी अब जो है वेस्टर्न वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स का यूज करने लगे, जिससे ये हुआ कि हमारे जो इंडियंस थे अब उनको अपना काम बंद करना पड़ा, क्योंकि जब उनकी प्रोडक्शन ही नहीं कोई खरीद रहा है, जब उनसे कोई प्रोडक्ट ही नहीं खरीद रहा है तो उसका रिजल्ट यही होगा ना। तो ये भी रीजन माना गया है। तो ये इकोनॉमिक कॉज में आप रख सकते हो कि किस तरीके से हम इंडियंस की इकोनॉमी को खत्म कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं एक और कॉज बनता है आपका मिलिट्री कॉज। देखिए मिलिट्री कॉज भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉज रहता है, बिकॉज कहा जाता है ये सिपाही म्यूटनी है तो इसमें मिलिट्री कॉज पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या हुआ है, ये एक स्पाई म्यूटनी, या मैं आपको पहले ही कह चुका हूं स्पाई म्यूटनी फॉर्म्ड। देखो अब अगर हम ब्रिटिश मिलिट्री की बात करें, जो इंडिया में जो ब्रिटिश मिलिट्री है, ठीक है, ब्रिटिश जो मिलिट्री है, ठीक है, मिलिट्री जो है ब्रिटिश मिलिट्री, उसमें 87% जो लोग हैं, सोल्जर्स जो हैं वो इंडियन हैं और ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स इन इंडिया बट नेवर कंसिडर एज इंफीरियर टू ब्रिटिश सोल्जर्स, और जो कि जिनको इंफीरियर समझा जाता था। 87% आर्मी हम उनकी संभाल रहे हैं और वो लोग हमको इंफीरियर कहते थे। हमको जो है वो रेस के बेस पर जो है हमें डिस्क्रिमिनेशन करते थे एंड हमें कोई सैलरी नहीं मिलती थी, कोई भी हमें जो है एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलते थे, ना ही सूबेदार से ज़्यादा हमको कोई प्रमोशन मिलती थी। तो इस लेवल तक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, इवन देन कि हमारी सैलरी जो है उसमें भी डिफरेंस था। जितना अगर मान लेते हैं एक ब्रिटिश सोल्जर है और एक इंडियन सोल्जर है, ब्रिटिश सोल्जर को ज़्यादा सैलरी मिलेगी एज कंपेयर टू इंडियन सोल्जर्स। इसके अलावा a spy was paid less than European spy than the same rank। देखिए यही मैंने आपको चीज बताई। and they were required to serve in area far away from their homes। और कभी कभी देखो क्यों ब्रिटिशर्स को क्यों दिया जाता था, क्योंकि ये थे ब्रिटेन के, इनको कहा जाता है ये ब्रिटेन से हैं, इतने दूर से आए हैं और जब ये इंडिया आके सर्व कर रहे थे इनको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं। लेकिन जब इंडियंस को बाहर कहीं भेजा जाता था, जब इंडियंस को बाहर भेजा जाता था तो उनको कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाते। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही है,
समझ रहे हो आप इस पॉइंट को? देखिए मतलब ब्रिटिशर्स यूरोप से उठकर इंडिया आ रहा है सर्व करने, उसको अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, लेकिन जब एक इंडियन यहां से फॉरेन कंट्री जा रहा है सर्व करने के लिए, मान लेते ब्रिटेन लिया जा रहा है उसको, तो उसको कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। 1956 में लॉर्ड कैनिंग ने इशू किया एक जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट को पास किया लॉर्ड कैनिंग ने, जिसमें उसने कहा कि जब रिक्वायरमेंट होगी हम सोल्जर्स को बाहर भी भेज सकते हैं, हम उसको बाहर कहीं पर भी जो जहां पर रेडी टू सर्व इवन इन ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। बाकी जिन देशों में भी ब्रिटेन का राज्य चलता था, जहां पर उन्होंने अपने मतलब कॉलोनी जो है वो एस्टेब्लिश करी हुई थी, अगर इंडियंस को वहां भेजना है तो आपको जाना ही है अगर आप इंडियन सोल्जर हो तो, बट विदाउट एनी अलाउंस, विदाउट एनी टीए, विदाउट एनी डीए। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था। और प्लस ये वो पॉइंट है जहां पर इंडियंस की भी अगर हम साइकोलॉजिकली उनको देखें तो इंडियंस के दिमाग में एक चीज है कि समुंदर नहीं पार करना है, समुंदर पार कर जाओगे तुम्हारा रिलीजन खत्म हो जाएगा भाई साहब। तो दो तरीके से यहां पर सोल्जर एक्सप्लॉइट हो रहा है। एक वो जिस मेंटल, उसको कहते हैं हम मेंटल हैरेसमेंट भी उसके साथ हो रही कि तुमको सडनली एकदम पार भेजा जा रहा है जो कि तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ है। तुम लोग मतलब एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हो और वो तुम ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे रिलीजन के खिलाफ है, मेरी रिलीजन इसको नहीं देता है करने की, मतलब अलो नहीं करता, मैं नहीं करूँगा, लेकिन तुमको अलो करना है बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अर्निंग मैटर कर रही है भाई साहब यहाँ पर। और दूसरा, तुमको जब दूसरे देश में भेजा जा रहा है विदाउट एनी अलाउंसेस, विदाउट एनी टीए, विदाउट एनी डीए, तो मिलिट्री भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो जाएगी। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज भी कहते हैं इनको। इमीडिएट कॉज होते हैं कि देखो इन चार ऑप्शंस में जो हमने ऊपर पढ़े, हमने देखा सोशल, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, जो भी आपने देखा, ये सारे क्या थे गाइस? ये तो सिचुएशंस थी जिन्होंने धीरे धीरे क्या किया था, आग पकड़ रही थी। लेकिन जो इमीडिएट कॉज आता है, जो इमीडिएट, जिसने एकदम से कहते हैं ना कि जिसने एकदम से इस बारूद के ढेर पर आग का काम किया, वो क्या था? उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉज या इमीडिएट कॉज। एकदम से सडनली जिसने आग पकड़ ली, जिसने एकदम से इस रिवॉल्ट को ब्लास्ट के शेप दे दिया, एकदम से ये बम की तरह फटा, उसको हम कहते हैं जो है इमीडिएट कॉज। इसमें क्या था? रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीड कार्टिलेजेस। तो ग्रीज्ड कार्टिलेजेस का जो कंसेप्ट है, इसको माना जाता है कि इसने जो है वो बारूद पे के ढेर पर चिंगारी का काम किया। और इसमें था क्या दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि इसमें इशू क्या था। इसमें एक रूमर फैल गया था इंडिया के अंदर। और रूमर क्यों फैलेगा? रूमर फैलने के रीजन ये है कि हर एक सेक्शन सोसाइटी की जो अभी तक हमने पढ़ी वो परेशान है ब्रिटिशर्स, और उस टाइम पर कोई कुछ भी बोलेगा ना तो लोग हाँ समझ लेंगे। और ऐसा ही हुआ, किसी ने यहाँ पर एक अफवाह फैला दी। अफवाह ये फैला दी कि भाई साहब जो ब्रिटिशर्स है ना, इस टाइम पर एक नई बंदूक आर्मी को देने का जो है फैसला लिया कि हम हमारे पास जो पहले वेपन था वो थोड़ा ओल्ड था, अब इन्होंने उस टाइम के हिसाब से एक नया वेपन अपने सोल्जर्स को देने के लिए जो है एक मतलब एनफील्ड राइफल जो है वो लेकर आए ये लोग। लेकिन किसी ने एक रूमर ये फैला दिया कि भाई साहब जो आपको नई गन दी जा रही है उसमें जो कारतूस यूज हो रहा है, जो कार्टिलेज उसमें यूज हो रहा है, उस पर उन लोगों ने काउ और पिग की फैट का जो है वो यूज किया हुआ है। बिकॉज यू हैव टू बाइट दैट कार्टिलेज विद योर टीथ, देन यू हैव टू फिल दैट गन एंड फिर उसको आपने लोड करना होता था, देन यू हैव टू फायर। तो किसी ने ये रूमर फैला दिया कि आप जो उसको बाइट करोगे तो उन्होंने ना उसमें कार्टिलेजेस में क्या है, ग्रीस, उसको चिपकाने के लिए चर्बी का यूज़ किया हुआ है, फैट का यूज़ किया हुआ है। और कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम लोगों के सेंटिमेंट को हर्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई। ये जस्ट एक रूमर था गाइस, और यहाँ से जो है उस चिंगारी ने आग पकड़ ली। अब जिन जिन एरियाज में ये खबर फैलती गई तो इन लोगों ने, जो जितने भी सिपाही थे, उन्होंने इस बंदूक को चलाने से साफ मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे इस यूज़ में। हालांकि ब्रिटिशर्स की तरफ से पूरी कोशिश की गई इंडियंस को समझाने की, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियन सोल्जर, अब वो कहते हैं ना कि दिलो दिमाग में उनके ये चीज़ बैठ गई थी। उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये शुरू से ही ऐसे करते आ रहे हैं, इन्होंने हमारे धर्म परिवर्तन में, हमारे देखो क्रिश्चियनिटी में हमें बदल रहे हैं, हमें कभी ओवरसीज लेके जा रहे हैं। तो मतलब ये सब परेशान थे, और ऑलरेडी यहाँ पर एक और रूमर आ जाना ये तो लाजमी था कि इंडियंस फॉलो अप करेंगे इसको। तो देखिए, रूमर सेपरेट दैट कार्टिलेजेस ऑफ द न्यू एनफील्ड राइफल वर greased with the fat of cow and pigs. Before loading these rifles, the spy had to bite off the paper of the cartilages. उसको काट करना, बाइट करना पड़ता था। Both and Hindu Muslim spy refused to use them. और फिर इसको जब ये रूमर फैल गया तो इन दोनों ने इसको यूज करने से साफ मना कर दिया। Lord Canning tried to make amends
for the error and the offending cartilages were withdrawn but the damage had already been done। हालांकि लॉर्ड कैनिंग ने कहा भी कि कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हम इसका विड्रॉल कर देंगे, हम ये कार्टिलेजेस बैन कर देंगे, लेकिन इससे पहले वो कहते ना कि बहुत देर हो चुकी थी। इससे जब इन्होंने ये फैसला लेना था तब नहीं लिया, लेकिन जब बाद में लिया तब तक देर हो चुकी थी। दे वर अनरेस्ट इन द सर्वल प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर ऑलरेडी प्रोटेस्ट जो है शुरू हो चुका था इन कारतूसेस के खिलाफ, और बहुत सारी जगहों पर लोग इसके एंटी भी हो गए थे। मार्च 1857 को क्या हुआ, मंगल पांडे स्पाई जो थे बैरकपुर में, उसने इस बंदूक को रिफ्यूज कर दिया यूज करने के लिए। उन्हें कहा कि हम इस बंदूक का यूज नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर काफी ज्यादा जो है बहस हुई और मंगल पांडे को गुस्सा आया और मंगल पांडे ने बंदूक उठाई। वही बंदूक उठाकर उसने अपने सीनियर को गोली मार दी, मंगल पांडे ने। अब मंगल पांडे के बारे में अगर आपको मैं बता दूं तो देखो, मंगल पांडे कहां पोस्टेड थे भाई साहब, बैरकपुर में, ठीक है। बैरकपुर इज इन वेस्ट बंगाल। क्या किया था, अपने सोल्जर्स को, अपने सीनियर को गोली मार दी थी। अब मंगल पांडे के बारे में आपने एक बात याद रखनी कि ही बिलोंग्स टू 34th नेटिव इन्फेंट्री से ये बिलोंग करते थे। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही बिलोंग्स टू 34th नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, इन्फेंट्री, और ये बैरकपुर में पोस्टेड थे और वहां पर इन्होंने ये गोली चलाने का जो है वो कांड कर दिया। लेटर ऑन इनको पकड़ा गया और 8 अप्रैल 1957 को, 8 अप्रैल 1857 को इनको भाई साहब क्या कर दिया गया, फांसी की सजा सुना दी गई और इनको फांसी भी दे दी गई और मंगल पांडे की गेम यहां पर ओवर। लेकिन यहां तक जो है हम बात नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद हमने देखा कि अप्रैल मई के बाद जो नेक्स्ट मंथ आया मई, तो 9 मई को 85 सोल्जर्स ने इन मेरठ में, वो बंगाल में थे, ये मेरठ में है, इन्होंने भी इस बंदूक को चलाने से साफ मना कर दिया और इनमें से बहुत सारे लोगों को 10 साल की सजा भी हुई। तो जब ये चीज हुई तो 10 मई की बात है, 10 मई को ये रिवोल्ट शुरू हो गया 1857। इन लोगों ने जो है वहां पर एकदम से तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी, इन सोल्जर्स ने तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। जो भी इनके रास्ते में आया इन्होंने ब्रिटिशर्स को जो है वो मारना स्टार्ट कर दिया और एक इन्होंने यहां पर फेमस स्लोगन दिया, दिल्ली चलो, ठीक है। तो यहां से एक नारा लगा, दैट इज दिल्ली चलो, ठीक है। दिल्ली क्यों चलना है भाई साहब, यहां पर क्यों बोल रहे हैं ये दिल्ली चलो, बिकॉज इन्होंने सोचा कि अब टाइम आ गया है अंग्रेजों के खिलाफ उठाने में। दिल्ली में उस टाइम पर थे आपके मुगल एम्परर, ठीक है, मुगल जो है एम्परर थे वहां पर, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल एम्परर शाह आलम, ठीक है, शाह आलम साहब जो हैं वो उस टाइम दिल्ली में थे, शाह आलम नहीं थे, सॉरी, बहादुर शाह थे। शाह आलम तो उसमें थे आपके बैटल ऑफ प्लेसी के टाइम पर, ठीक है, बक्सर के टाइम पर। तो यहाँ पर मुगल एम्परर कौन थे, बहादुर शाह। तो ये लोग चले गए बहादुर शाह के पास, ठीक है, कहाँ चले गए, बहादुर शाह के पास। जब बहादुर शाह के पास ये पहुंचे तो इन्होंने बहादुर शाह को बोला कि हम आपको अपना राजा मानते हैं। वी पीपल वर वेरी हैप्पी जब मुगल रूल इंडिया में हुआ करता था, बिकॉज एटलीस्ट मुगल रूल में हमें कुछ बोलने की तो इजाज़त थी। साथ ही साथ मुगल रूल में हम लोगों की इकोनॉमी भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये लोग जो हैं बहादुर शाह को उकसाना स्टार्ट कर गए। रमज़ान का महीना था, पाक रमज़ान का महीना था और नमाज जो है अदा की जा रही थी और सुबह के टाइम ये लोग मीरठ, एक ही रात में मीरठ से दिल्ली पहुंचे और इन्होंने वहां पर बहादुर शाह को बोला कि आप हमारा साथ दो, हम जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, हम ब्रिटिशर को कहेंगे हम लड़ने के लिए तैयार हैं, बस आप हमारी क्या करो, आप हमें जो है लीड करो, आप हमारे लीडर बन जाओ। बहादुर शाह जफर ने तो पहले शुरू में इनको मना किया, लेकिन इनके काफ़ी ज़्यादा मनाने के बाद बहादुर शाह आखिरकार मान गए और उन्होंने इस रिवॉल्ट में इन लोगों का साथ दिया। तो देखिए मेरठ से ये पंगा स्टार्ट हुआ और दिल्ली भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। इसके साथ देखते देखते हमने देखा कि ये जो रिवॉल्ट की चिंगारी थी ये बाकी स्टेट्स, मतलब मोस्टली ये नॉर्दर्न स्टेट्स जो है इंडिया की, वहां पर ये रिवॉल्ट जो है वो देखा गया। अब हम नेक्स्ट जो हमारा यहां पर देख रहे हो आप लोग, तो यहां पर क्या है नेक्स्ट हमारा, मैंने यही लेकर चल रहा हूं कि सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट कौन कौन थे, ऐसे कौन कौन से एरियाज इसमें इन्वॉल्व थे जिन पर इस पर भी क्वेश्चन रहता है, मोस्टली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेंटर ऑफ रिवॉल्ट देखते हैं। जब ये सोल्जर्स दिल्ली पहुंच गए, 10 मई से ये शुरू हो गया, जब ये दिल्ली पहुंचे तो इन्होंने दिल्ली में जब ये काम किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने देखा कि ये जो रिवॉल्ट था स्प्रेड हुआ एंटायर एरिया फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ पटना से, बॉर्डर ऑफ राजस्थान से लेकर, देखिए पटना से लेकर तो राजस्थान के बॉर्डर तक जो है ये रिवॉल्ट जो है वो फील किया गया। पूरा एरिया पटना, बिहार से लेकर भाई साहब तो राजस्थान के बॉर्डर तक जो है ये पूरा का पूरा एरिया रिवॉल्ट में आ गया। ये पूरा एरिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट कर गया। देन उस टाइम पर हम क्या देखते हैं,
देन द मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट इन दिस रीजन नैमली कौन कौन थे, देखा अब इसमें कौन कौन से सेंटर बने जहां पर रिवोल्ट चल रहा था। तो कानपुर रिवोल्ट कर रहा है, लखनऊ स्टेट कर रही है, बरेली, झांसी, ग्वालियर एंड आरआर इन बिहार। तो ये सारे के सारे आरा जो है, आरा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार में, ये सारे के सारे इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपको इन सब एरिया के लीडर्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन जगहों पर कौन कौन से लीडर्स लड़ रहे हैं, बिकॉज इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बात करें सबसे पहले लखनऊ की, तो लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ अवध। अवध की कैपिटल थी लखनऊ, और लखनऊ से कौन लड़ रहा है भाई साहब, बेगम हजरत महल। तो चाहे आपसे अवध से पूछ ले, चाहे आपसे लखनऊ से पूछ ले, आपने याद रखना है बेगम हजरत महल के बारे में। वन ऑफ द बेगम ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध टुक अप द लीडरशिप ऑफ द रिवोल्ट। तो लखनऊ में जो रिवोल्ट है उसको लीड किया जा रहा है बेगम हजरत महल के अकॉर्डिंग, मतलब उनके अंडर। कानपुर की अगर मैं बात करूं तो इट इज द रिवोल्ट ऑफ द लेड बाय नाना साहिब। कानपुर में नाना साहिब जो है वो इस रिवोल्ट को चला रहे हैं, अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। जो क्या थे, वो पेशवा थे, बाजीराव सेकंड के बेटे थे, अडॉप्टेड सन थे। और नाना साहिब क्यों इसमें आ रहे हैं, क्योंकि इनके पिता जो ये थे ना पेशवा बाजीराव, इनको कहा था ब्रिटिशर ने कि हम आपको पेंशन देंगे। आप मराठा एम्पायर से जब इनको हटाया गया तो इनको बोला कि आपको पेंशन देंगे। अब इस पेशवा बाजीराव जी ने क्या किया हुआ था, नाना साहिब को जो है वो अडॉप्ट किया हुआ था, लेकिन ब्रिटिशर ने इनको कहा कि ये आप अडॉप्टेड सन हो, आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। ये रीजन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, याद रखना कि नाना साहिब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेशवा बाजीराव की पेंशन देने से इनको मना कर दिया गया था। ही जॉइन द रिवोल्ट प्राइमली बिकॉज ही वॉज डिप्रीव्ड ऑफ हिज पोजीशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ये चीज यहां पर मैंने लिखी हुई है, तो आपको भी याद रहे तो ये चीज बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। द विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। इनकी जो विक्ट्री थी वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड थी। हालांकि शुरू में जो रिवोल्ट हुआ वो बड़ा ही सही चला, इन्होंने अंग्रेजों को बड़े अच्छे से जो है वो सप्रेस कर दिया। लेकिन कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर अ फ्रेश रीइंफोर्समेंट अराइव्ड। लेकिन एकदम फिर ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये रिवोल्ट, शुरू में ब्रिटिशर्स को लगा होगा कि नॉर्मल सी बात है, लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो समझ गए कि नहीं, रिवोल्ट काफी बढ़ रहा है। तो उन्होंने एकदम से इस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके हमारे सारे रिवोल्ट को खत्म कर दिया। द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड विद द टेरिबल जो है वेनिगेंस के साथ इसको खत्म कर दिया गया। नाना साहिब एस्केप्ड बट हिज ब्रिलियंट कमांडर तांत्या टोपे कंटिन्यूड इन द स्ट्रगल। नाना साहिब भाग गए, वो नेपाल चले गए, ठीक है, और लेकिन इनके जो कमांडर थे, ब्रिलियंट कमांडर दैट इज तांत्या टोपे, ये लगातार इस स्ट्रगल का पार्ट रहे। और तांत्या टोपे बॉस को भी बाद में जो है डिफीट किया गया, अरेस्ट किया गया और उनको फिर फांसी की सजा हुई। झांसी की अगर हम बात करें तो 22 इयर्स ओल्ड 22 साल की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, लेड द रेबल्स व्हेन द ब्रिटिश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ हर अडॉप्टेड सन टू द थ्रोन ऑफ झांसी। अब झांसी की बात करें तो झांसी में क्या था, झांसी की रानी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी एक अडॉप्टेड सन जो है वो लिया हुआ था और वो चाहती थी कि उनका अडॉप्टेड सन ही उनके बाद उनके राज्य को संभाले। लेकिन अंग्रेजों ने ये कह दिया कि नहीं, हम जो है अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से के अंडर आपकी प्रॉपर्टी नेचुरली हमारे पास आ जाएगी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने इस पॉइंट पर उनके साथ फाइट लड़ी और शी वॉज जस्ट 22 इयर्स ओल्ड। और इनके ऊपर आपको पता है पोइम भी है, खूब लड़ी मर्दाने जो थी, झांसी वाली रानी थी। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहां पर एक चीज बताओ, हु इज द राइटर ऑफ दैट पोइम। इस पोइम के राइटर कौन है, खूब लड़ी मर्दाना वो झांसी वाली रानी थी, है ना। तो इसके राइटर कौन थे, उनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। नहीं पता है गूगल कर लो, कुछ कर लो, लेकिन बताओ मुझे। उसके बाद शी फॉट जो है गैलेंटली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फोर्सेस बट वाज अल्टीमेटली डिफीटेड बाय द इंग्लिश। उनको डिफीट भी कर दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं ग्वालियर आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई एस्केप्ड। रानी लक्ष्मीबाई जो है एस्केप्ड, शी जॉइन द तांत्या टोपे, फिर वो तांत्या टोपे के साथ ज्वाइन हो गए एंड टुगेदर दे मार्च टू द ग्वालियर एंड कैप्चर्ड इट। फिर उन दोनों ने मिलकर ग्वालियर से लड़ा और ग्वालियर को दोबारा से कैप्चर किया। फ्राइज फाइटिंग फॉलोड वर, यहां पर बहुत लड़ाइयां चली, बहुत ज्यादा फ्राइज फाइटिंग हुई एंड वर रानी ऑफ झांसी फॉट लाइक अ टाइग्रेस बट डाइड आफ्टर टू द वेरी एंड। और बाद में झांसी की रानी जो है इनको ग्वालियर में ही जो है प्रोटेक्शन करते हुए, लड़ते हुए इनको जो है वो वीर गति प्राप्त हुई और ये हमारे सिर्फ मेमोरीज में ही अब जिंदा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो आता है सप्रेस ऑफ द रिवोल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये अब नहीं, ग्वालियर के बाद बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिहार से देखिए कौन लड़ रहा है, बिहार से कुंवर सिंह है, हु बिलोंग टू रॉयल हाउस ऑफ जगदीशपुर बिहार। ठीक है,
तो बिहार से देखिए आपको अलग अलग, बिहार से कौन लड़ रहा है, ग्वालियर से कौन लड़ रहा है, दिल्ली से कौन लड़ रहा है, एंड ऑल दैट सारी जगह से कौन लड़ रहा है। इसको एक सही तरीका अगर मैं आपको बताऊं याद रखने का, तो आपको ये चार्ट जो है वो याद रखना है, इससे आपको सारा याद हो जाएगा। तो इस चार्ट पर एक नजर मारते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्लेसेस से कौन कौन से लोग जो हैं वो लड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से बहादुर शाह सेकंड है और इनके साथ हैं बकत खान, ठीक है, ये भी याद रखें, BAKHAT, बकत खान है इनके साथ, इनके कमांडर थे। और इन दिल्ली का जो रिवॉल्ट चल रहा था उसको सप्रेस किया गया था जॉन निकोलसन के द्वारा। उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ से बेगम हजरत महल है, लखनऊ या अवध कैद है, ठीक है, तो यहां से बेगम हजरत महल लड़ रही हैं और यहां पर हेनरी लॉरेंस ने जो है यहां का रिवॉल्ट को सप्रेस किया। उसके बाद हम कानपुर की बात करें तो नाना साहिब वहां से लड़ रहे हैं, सर निकोलसन कैंपबेल ने इनके रिवॉल्ट को खत्म किया। झांसी एंड ग्वालियर की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई और तांतिया टोपे थे और यहां पर जनरल हॉगरोज ने जो है इनके रिवॉल्ट को खत्म किया। बरेली की बात करें तो खान बहादुर खान थे और सर कॉलिन कैंपबेल ने उनके रिवॉल्ट को खत्म किया। इलाहाबाद एंड बनारस की बात करूं तो मौलवी लियाकत अली साहब जो है अहमदाबाद और बनारस से लड़ रहे हैं और कॉलिन ऑनकल ने जो है इनके रिवॉल्ट को खत्म किया। बिहार से कुंवर सिंह लड़ रहे हैं और विलियम टेलर ने इनके रिवॉल्ट को खत्म किया। तो दीज आर द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट एंड जो वहां के सप्रेसर थे, जिन्होंने सप्रेशन करी, जिन्होंने इस रिवॉल्ट में क्या किया, इस रिवॉल्ट के जो लीडर्स थे उनको किसी को मारा, किसी को पकड़कर कुछ भी करके आखिरकार इस रिवॉल्ट को भाई साहब पूरे तरीके से खत्म कर दिया, है ना। तो ये देख रहे हो, ये सेंटर ऑफ रिवॉल्ट है। अब नाउ क्वेश्चन यहां पर आता है दैट व्हाई डिड द रिवॉल्ट फेल, ये रिवॉल्ट फेल क्यों हुआ। अगर हमारे इतने सारे इंडियंस अगर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं फिर भी उसके बावजूद हम इस रिवॉल्ट में फेल हो गए, क्या वजह थी हमारे फेल होने की। तो देखिए सबसे पहले लिमिटेड अपराइजिंग था। ये लिमिटेड अपराइजिंग का मतलब है, देखिए इसमें ना जितनी भी हमारी स्टेट्स थी बाकी उनको भी एक्टिव सपोर्ट देना चाहिए था, लेकिन यहां पर वैसा नहीं हुआ। सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले ही आपस में मतलब इस रिवॉल्ट का हिस्सा बने और उनकी भी आपस में यूनिटी नहीं है। झांसी वाले अलग साइड से लड़ रहे हैं, ग्वालियर वाले अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली वाले अलग लड़ रहे हैं, इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस लड़े जा रहे हैं। तो यहां पर देखिए क्या है, फेयरली वाइड स्प्रेड लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड, द रिवॉल्ट मेनली कंटिन्यूड ऑफ दोआब रीजन, ये मोस्टली हमारा जो दोआब रीजन है वहां पर हुआ है। ये देखिए द लॉर्ड प्रिंसेस स्टेट हैदराबाद, मैसूर, ट्रावणकोर एंड कश्मीर, ये यहाँ के जो रूलर हैं, इन रूलर्स ने क्या किया, एज वेल एज द स्मॉलर वंस ऑफ द राजपूताना डिड नॉट जॉइन द रिबेलियन, इन्होंने इस रिवॉल्ट को ज्वाइन ही नहीं किया, हैदराबाद ने भी नहीं किया। इन सब ने सपोर्ट किया किसको, इन्होंने सब ने सपोर्ट किया था टू ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया। हालांकि इनको इंडियंस को उस टाइम पर इन अपने जो रेबेलियन है हमारे जो रिवॉल्ट कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। साउदर्न प्रोमिनेंस डिड नॉट टेक पार्ट इन, और साउथ वाला तो एरिया बिल्कुल भी इसमें इन्वॉल्व नहीं था, वो अलग ही अपने जो है मतलब कहते हैं ना धुन में मस्त थे। नो इफेक्टिव लीडरशिप, हमारे यहाँ पर लीडर्स तो थे लेकिन कोई एक ऊपर लीडर नहीं था, हर कोई खुद को लीडर समझ रहा है और हर कोई अपने तरीके से रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहा है, जबकि एक लीडर होना बहुत जरूरी था जो इन सबको कंट्रोल कर पाता, जिनकी वजह से इनके बीच में यूनिटी रहती, कोऑर्डिनेशन रहती, काफी ज्यादा इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होती तो ये शायद इफेक्टिव रहता। लेकिन यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव लीडरशिप ना होने की वजह से हम लोगों का रिवॉल्ट जो है वो फेल हो गया। रेबल लैक द इफेक्टिव लीडरशिप, देख रहे हो वहां पे, ऑल्दो नाना साहिब, तांते टोपे एंड रानी लक्ष्मीबाई वर ब्रेव लीडर, दे कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप टू द मूवमेंट एज द होल। उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास, रेबल्स लैक रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मैन एंड मनी, ना तो हमारे पास आदमी थे ना ही हमारे पास पैसा था। द इंग्लिश ऑन द अदर हैंड रिसीव्ड स्टेडी सप्लाई ऑफ मैन, मनी एंड आर्म्स इन द इंडिया, और हमारे पास ना आदमी थे, ना पैसा था, ना हथियार था, तो हम कैसे लड़ते इनके साथ, जबकि ब्रिटिशर्स को हर चीज की सपोर्ट मिली, पैसा भी था उनके पास, बाकी जो रूलर्स थे उन्होंने इनको सफाई दिए और हर तरीके से उनकी मदद की, जिसकी वजह से वो इस रिवॉल्ट को पूरे तरीके से करब करने में, पूरे तरीके से इसको खत्म करने में सक्षम रहे। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास, मिडिल क्लास के लोगों ने तो बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लास, द रिच मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जमींदार्स ऑफ बंगाल हेल्प ब्रिटिश टू सप्रेस द रिवॉल्ट, उल्टा इन लोगों ने मदद करी ब्रिटिशर्स की, वही पैसा देकर, सोल्जर्स देकर, हर तरीके से इस रिवॉल्ट को खत्म करने की कोशिश कर दी गई। तो दीज वर द कॉजेज जिनकी वजह से हम लोगों का रिवॉल्ट खत्म जो है वो खराब हो गया। रिजल्ट क्या निकल कर आया, तो रिजल्ट में अगर आप पूरा ओवरऑल देखो तो रिजल्ट हमारे लिए इसमें हम सिर्फ दो चीजें याद रख सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली क्या है,
पहली रीजन आपने याद रखना है, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसमें दो ही चीजें याद है। एक तो लाया गया था गवर्नमेंट, एक ही लाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें जो गवर्नर जनरल था उसको अब वॉइसरॉय बनाया जाएगा, वॉइसरॉय बनाया जाएगा, और जो आपका वॉइसरॉय बनाया जाएगा, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको एलिमिनेट करके अब यहाँ पर ब्रिटिश राज शुरू होगा। यहाँ पर ब्रिटिश राज जो है वो शुरू होगा। ब्रिटिश राज मतलब अब हम किसके अंडर होंगे? क्वीन के अंडर होंगे। किसके अंडर होंगे? क्वीन। ये दो चीज़ें हुई हैं, बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है। और ये पूछा जाता है कि कौन से एक्ट में ब्रिटिश कंपनी को इंडिया में ख़त्म करके ब्रिटिश राज या ब्रिटिश क्राउन रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ था। इट वॉज अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बस इतना भी याद रखोगे ना तो बहुत है, लेकिन चलिए आपके लिए मैंने लिखा हुआ है तो आपको याद रखना ही है। आई मीन टू से बस पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। एंड ऑफ द कंपनी रूल यहाँ पर हो गया। देखिए सबसे पहले तो कंपनी का रूल खत्म हो गया। ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 वर इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिवॉल्ट मार्क द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया। और इसमें क्या हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में खत्म हो गया और ब्रिटिश रूल यहां पर शुरू हो गया। ब्रिटिश, यहां लिख देता हूं, ब्रिटिश राज का रूल यहां पर शुरू हो गया, या मैं इसको ऑपरेट करके क्राउन लिख देता हूं, ठीक है। रानी का रूल यहां हम किसके अंडर आ गए? डायरेक्ट रानी के अंडर आ गए, तो हम कॉलोनी बन गए ब्रिटेन की। उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन यहां पर शुरू हो गया। इंडिया नाउ कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। दिस वाज अनाउंस्ड बाय लॉर्ड कैनिंग एट द दरबार इन इलाहाबाद इन द प्रोक्लेमेशन इशूड इन 1 नवंबर 1958 इन द नेम ऑफ क्वीन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज टेकन ओवर बाय क्वीन विक्टोरिया। यहां पर क्वीन विक्टोरिया ने हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लिया, विच इन इफेक्ट मेंट द ब्रिटिश पार्लियामेंट अब हमारा सारा दो। पहले यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन यहां की ईस्ट इंडिया कंपनी बनाती थी, लेकिन अब आज के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी कुछ होगा वो सारा का सारा ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आएगा। इंडिया ऑफिस वर क्रिएटेड टू हैंडल गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। और बहुत सारे इंडियन ऑफिस बनाए गए जो कि काम करेंगे इंडिया को गवर्न करने में और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने में। रिलीजियस टॉलरेंस यहां पर देखी गई। इट वाज प्रोमिस्ड दैट ड्यू अटेंशन वाज पेड टू द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द इंडियंस। इसके बाद ये कहा गया कि भाई साहब इंडियंस के जो भी उनके रिलीजन है उनको कभी सेंटिमेंट उनके बारे में सोचा जाएगा, उनको टॉलरेट किया जाएगा, ठीक है। वो जैसे भी रिलीजन को फॉलो अप करना चाहते हैं वो फॉलो करें, हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज यहां पर देखने को मिली। गवर्नर जनरल ऑफ ऑफिस को रिप्लेस कर दिया गया वाइस रॉय के साथ। यही मैंने आपको चीज बताई। तो पहले जिसको आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहते थे, अब उसको कट कर दिया गया और उसकी जगह पर वाइस रॉय की पोस्ट जो है वो क्रिएट हुई। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, ऐसे ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई है। राइट ऑफ इंडियन रूलर्स वर रिकॉग्नाइज। इंडियन रूलर्स के जो राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब जितनी भी पॉलिसीज थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से परमानेंट सेटलमेंट, ऑल दैट जो ब्रिटिश कंपनी ने यहां इंडिया में स्टार्ट की थी, उन सबको खत्म कर दिया गया। और रूलर्स को यह आश्वासन दिया गया कि अब आज के बाद जो है आपके साथ कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जाएगी जिससे कि आपके जो भी एरियाज है वो आपसे छीन लिए जाएं, ठीक है। एंड द राइट टू अडॉप्ट सन ऑफ लीगल हायर वाज एक्सेप्टेड। और ये भी कहा गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से को हम लोग रद्द करते हैं। आप अगर आपका कोई अडॉप्टेड सन अगर आप लेना चाहते हो तो आप उसको ले सकते हो। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन की करी गई, मिलिट्री को दोबारा से बनाया गया। पहले अगर हम 87% इनके आर्मी में थे, अब इसको ना रिड्यूस कर दिया गया, इसको कम कर दिया गया। ब्रिटिश ऑफिसर्स टू इंडियन सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड बट द आर्मरी रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द इंग्लिश। इट वाज अरेंज्ड टू एंड द डोमिनेंस ऑफ द बंगाल आर्मी। ये ऐसा क्यों किया गया? बंगाल आर्मी की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए। तो ये सब चीजें हुई इस रिवॉल्ट के बाद। तो ऐसा नहीं कि रिवॉल्ट हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहा, बट हमने इसमें खोया भी बहुत कुछ, और खोने के बाद ये चीजें हमें मिली कि हाँ, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से लुप्से वाला जो सीन था उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो ये रिवॉल्ट हमारे लिए काम आया। हम लोगों के अंदर एक कहते हैं आप लोगों की एक जागरूकता लाने के लिए ये रिवॉल्ट कॉफी था। यहां से आगे आप देखोगे कि और रिवॉल्ट्स होंगे, और ज्यादा चेंजेस होंगी, गांधी जी की एंट्री होगी, और ये सारी चीजें कैसे वक्त बदलते हम लोग इंडिया को आजाद करवाएंगे, ये सारी चीजें आप देखोगे। अब इस पर एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रहती है ना कि कुछ लोगों ने जब इस इवेंट को, ये इवेंट काफी ज्यादा हिस्टोरिक था और इस हिस्टोरिक मोमेंट को याद रखा गया, तो इसके लिए कुछ लोगों ने जब इसके ऊपर रिसर्च करी तो उनको पता चला कि इसके ऊपर ना उन्होंने कुछ बुक्स लिख दी। जैसे यहां पर ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं रिवॉल्ट के ऊपर, इनको आपने याद रखना है। जैसे इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये लिखी है वी.डी. सवाकर ने, ठीक है। रेबेलियन 1857 को लिखा है पारुल चंद जोशी ने। इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857 को लिखा है जॉर्ज ब्रूस मेलन ने। ग्रेट म्यूटिनी
स्क्रूटनी लिखा है बाय क्रिस्टोफर हेबर्ट ने इसको लिखा हुआ है। रिलीजियस एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स ऑफ 1857 इकबाल हुसैन ने लिखा है। एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय खान मोहम्मद सादिक खान ने इसके बारे में कहा गया। सो दीज आर द डिफरेंट व्यूज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे इन्होंने कहा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और कार्ल मार्क्स ने इसको कहा है फर्स्ट इसने कहा है ना इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसने कहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये भी याद रखना किसने क्या कहा है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मजूमदार की अगर मैं बात करूं, मजूमदार दो हैं, मजूमदार ने कहा था कि ये था ना तो कोई वॉर है और ना ही कोई ना तो ये फर्स्ट वर्ल्ड मतलब इंडिपेंडेंस की वॉर है और ना ही ये कुछ है, ये सिंपली एक वॉर थी बस। ठीक है, तो ये मजूमदार ने इसको कहा है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसमें हमने कॉजेस को डिस्कस किया, हमने रिजल्ट को डिस्कस किया, हमने देखा कि इसके ऊपर किन किन लोगों के क्या क्या व्यूज है, जो मोर देन आपके एग्जाम के लिए इनफ है। आपको इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इसके बाद आपको प्रोवाइड की जाएगी एक पीडीएफ, जिसमें पीडीएफ इन द सेंस एक वीडियो लेक्चर भी आपको दिया जाएगा, जिसमें हम लोग करेंगे एमसीक्यूज और आपको पता चलेगा कि किस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद आपका एक और चैप्टर हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वही चीज आपको मिलेगी। तो स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर गाइज, सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए काफी जो है वो जो है इंपॉर्टेंट रखती है। साथ ही साथ जितने भी आपके नए दोस्त जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग, बहुत मतलब बड़ा एग्जाम होता है, सो उन सब के साथ ये वीडियो शेयर करें, अपने सोशल हैंडल्स पर भी इसको शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको एग्जाम में हेल्प मिल सके। सो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक स्टे ट्यून विद जेके एग्जाम क्रैकर फॉर मोर अपडेट्स गाइस। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।